बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो लालच पैसे का भी हो सकता है और ज़मीन का भी, और उन चीज़ों के हुसूल के लिए इंसान उन रिश्तों नातों को भी नज़रअंदाज कर देता है और लालच की वजह से एहसान फरामोश बनना पसंद कर लेता है, मगर दौलत या ज़मीन को हासिल करके ही रहता है। बाद में जब थोड़ी सी होश आती है तो वो होने वाली गलती को छुपाने की कोशिश करता है, मगर छुपा नहीं पाता, क्योंकि जुर्म छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब मुआशरे में आया होता है तो लोग उस पर थू थू करते हैं। हमारी आज की कहानी भी है एहसान की, रिश्तों की, नेकी की और मिलने वाले अजर की। सबक है एहतियात का, किस्सा है भरोसे का। कोई काम काज भी कर लेते हो कि नहीं? ओ जी बेगम साहबा जी, हम गांव से ना नए नए शहर में आए हैं जी। ओ जी, आप जो भी कहेंगी ना हम वो सब कर लेंगे, हमें सारे काम आते हैं जी। गाड़ी चला लेते हो? ओ हाँ जी, ड्राइवर तो मैं बहुत फिट हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैक्टर से लेकर कार तक हर गाड़ी चला लेता हूँ जी मैं। ओ जी, इसीलिए ना मेरे घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ की थी। ड्राइवर होने की वजह से? जी, पता है मेरी माँ कहती थी कि ना ड्राइवर की बीवी कभी भूखा नहीं मरती। और तुम्हारी क्या खूबी है? इसकी ओ जी, ये खाने बहुत अच्छे बना लेती है बेगम साहबा। मैं तो कहता हूँ अगर आपने इसके हाथ का बना हुआ एक बार खाना खा लिया ना तो यकीन करें आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हो, अच्छा लगा। तुम दोनों का आपस का प्यार। और ये तो बेगम साहबा आपकी नजर है जी, जिसने देखा जी। अच्छा, मैं ज़्यादा तारीफ पसंद नहीं करती। तुम आओ मेरे साथ, आज तुम्हारे ड्राइविंग का इम्तिहान है। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। और शुक्रिया बेगम साहबा, आप फिक्र ही ना करें जी, हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे जी। तो फिर आओ, चलते मार्केट से कुछ ले आते हैं और साथ तुम्हारा इम्तिहान भी हो जाएगा। हाँ तो बेगम साहबा, मैं फिर गाड़ी पे कपड़ा मार दूं जी। हाँ हाँ जरूर। हाँ हाँ, मैं अपना प्रॉपर ख्याल रखती हूँ। अम्मी, मेडिसिन प्रॉपर ले रही है ना आप? हाँ। अच्छा तू सुना, बहू कैसी है? मेरे पोते पोतियाँ कैसे हैं? सब ठीक है अम्मी, और आपको सलाम कहते हैं। पाकिस्तान कब आ रहे तुम लोग मुझे मिलने के लिए? हम तो आ ही जाते हैं अम्मी, बस बच्चों की छुट्टियां अगले महीने होनी है तो इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, वो जो मुलाजम रखे थे वो कैसे हैं? वो अच्छे हैं और दोनों ने घर को ऐसे संभाला हुआ है बच्चों की तरह। चलो शुक्र है अम्मा, आपको मेरी बात की समझ तो आई और आपने इनको रख लिया। हाँ ये तो सही है, 1 माह हो गया उन्हें रखे हुए, लेकिन यूँ लगता है जैसे सदियों से वाकिफ हूँ। अच्छा अम्मा, मुझे घर जाना है, कल बात करेंगे। अच्छा बेटा, बहू को और बच्चों को मेरा बहुत सलाम कहना। जी अम्मा, अल्लाह हाफिज। लगता है बाबूजी अगले महीने आ रहे हैं। हाँ, सोचा एक मुलाकात ही हो जाए। जिंदगी का क्या पता है, आज है और कल ना हो। ओ जी, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। ये अमजद किधर है? वो जी बाहर पौधों को पानी दे रहा है। अच्छा। और जी बेगम साहबा, आपके खैर से कितने पोते पोतियां हैं? माशाल्लाह 3 है, 2 पोते और 1 पोती। वो जी इस हिसाब से तो माशाल्लाह आप फिर अभी जवान ही हैं। अमजद और जीनत गांव से शहर आए थे नौकरी के लिए, और आते ही बिल्किस के यहाँ नौकरी मिल गई थी। बिल्किस एक हमदर्द और सुलझी हुई खातून थी। बिल्किस का बेटा, बहू और पोते पोतियाँ मुल्क से बाहर थे और बिल्किस बीबी अकेली घर में रहती थी, इसीलिए जल्द ही उसको अमजद और जीनत से लगाव हो गया था और अमजद और जीनत भी खुद को उस घर का फर्द ही समझने लगे थे।
लेकिन एक दिन एक शख्स उस घर में आया और धमकियां देने लगा। कौन था वो शख्स? बड़े दिनों बाद भाई को अपनी बहन की याद आई। आपा काम में इतना मसरूफ हो गया हूँ कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, ऐसी भी क्या मसरूफियात थी कि भाई को बहन की याद ही ना आए? बस सोचा तुम्हारे भतीजे को कोई कारोबार शुरू करा दूँ। हाँ, ये तो अच्छा है। क्या कारोबार करवाना है? खाद इंपोर्ट करने का फैसला किया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अपनी जमीन के काम में भी उसको दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आपा एक मसला है। पैसों की जरूरत है? नहीं, जमीन की जरूरत है। खरीदना चाहते हो? नहीं, तो फिर? जो अब्बा जी ने सांझी जमीन छोड़ी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका क्या करना है? जो जमीन अब्बा जी ने आपके नाम की है, वो आप मुझे दे दें, वो मेरे नाम करवा दें आप। अनवर, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? देखिए आपा, बहनों और बेटियों के नाम जायदाद सिर्फ की जाती है, उनको दी नहीं जाती। उस पे हक उसके भाइयों का होता है। जमाना जहालत की बात कर रहे हो। जमाना जाहिलियत में बहनों और बेटियों को जिंदा दरगोर भी कर दिया जाता था। मैंने भाई को खुश होकर गले लगाया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम भाई के रूप में दुश्मन हो। ये तो मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चौधरी अनवर तो बिल्किस बीबी का सगा भाई था। लगता तो यूं था जैसे बहन से मिलने आया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखाने लगा था। वो अपने तौर अतवार से एक लालची और खुदगर्ज इंसान मालूम होता था। जमीन की खातिर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। क्या वो वाकई जमीन नाम ना होने पर आखिरी हद तक जा सकता था? सर, सारे घर को अच्छी तरह चेक कर लिया। गुड। क्या कहते हो? सर, डकैती के असरात नजर आ रहे हैं मुझे। घर में और कौन कौन रहता है? साहब जी, बेगम साहबा अकेली रहती थी। तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? हम जी वो सर्वर क्वार्टर में थे। जरा अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ क्या कुछ हो गया? वो भी बेगम साहबा जल्दी सो गया करती थी और हमें भी जल्दी सोने के लिए भेज दिया करती थी। मुझे बेगम साहबा ने तो हमें बच्चों की तरह रखा हुआ था जी। कितना अरसा हो गया तुम्हें काम करते हुए? साहब जी, यही कोई 1.5 महीना हुआ है। इनका कोई रिश्तेदार? इनके बेटे और जो बहू हैं वो तो मुल्क से बाहर होते हैं जी। हाँ साहब जी, इनका एक भाई इधर होता है। कलीम, इनके रिश्तेदारों को इतला कर दो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। बिल्किस बेगम का मर्डर हो गया था और पुलिस को डकैती के असरात नजर आ रहे थे। बिल्किस बेगम की डाकुओं के साथ हाथापाई के शवाहिद भी मिले थे। घर में होने वाली डकैती इतनी खामोशी से की गई थी कि उसी घर में मौजूद अमजद और जीनत को भी खबर नहीं हुई थी। डाकू कौन था? क्या इस डकैती का मकसद लूट मार था या बिल्किस की मौत? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिल्किस बेगम के घर में होने वाली डकैती के बारे में, तो मुअम्मा बिल्किस की मौत थी कि क्या पैसे लूटने के दौरान बिल्किस को आड़े आने की वजह से कत्ल किया गया या फिर कत्ल मकसद था और डकैती का ड्रामा रचाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्किस के भाई चौधरी अनवर का हाथ था उसमें, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही धमकियां देकर गया था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज
घर के मुलाजिमीन से किया था। अब सच सच बताओ, पैसे कहाँ हैं और बल्कीस बीबी को क्यों मारा? साहब जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना, भला हम उन्हें क्यों मारेंगे जी? पैसों के लिए। घर में कितनी नकदी और जेवरात मौजूद होते थे? साहब जी, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं जी, तो बेगम साहबा को इल्म था जी। कलीम, तुम क्या कहते हो, कौन कर सकता है? सर ये काम इन दोनों का ही लग रहा है मुझे। नहीं साहब जी, ऐसा ना करें, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बेगम साहिबा ने तो हमें बच्चों की तरह रखा हुआ था जी। बीबी, मैं कैसे यकीन कर लूं? वाह साहब जी, शक जो होता है ना हमेशा गरीब आदमी पे ही आता है। साहब जी, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि नौकरी अच्छी जगह पे मिलना कितना मुश्किल होता है। साहब जी, नौकरी तो फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाती है, मगर यकीन करें, बेगम साहबा जैसे मालिक बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं जी। अच्छा, ऐसा स्पेशल क्या करती थी वो? अभी हमें काम करते हुए सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे कि बेगम साहिबा ने पुलिस ने मुलाजिमीन से तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहे थे। ना तो बकौल उनके उन्होंने किसी को वारदात करते देखा और ना ही वो खुद किसी तरह इसमें शामिल थे। अगर अमजद और जीनत इससे बेखबर थे तो फिर वो कौन था जो आया, लूटा और जाते हुए बिल्कीस बीबी को भी मार गया? लो जी बेगम साहबा, ये रहा घर का सामान और ये रहे बाकी पैसे। अच्छा, ये सामान किचन में ले जाओ, जीनत किचन में ही है, उसे कहने संभाल ले। जी अच्छा जी। रुको, जी बेगम साहबा। ये तुम रख लो। बेगम साहबा, कुछ रहेगा क्या? नहीं नहीं, ये तुम रखो, मैं खुशी से दे रही हूँ। लेकिन बेगम साहबा, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, अपनी खुशी से दे रही हूँ, रख लो इसको। बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। और किचन में ज़रा जीनत की मदद कर देना, खुश हो जाएगी। तुम्हारी बीवी है, ज़रा ख्याल रखा करो उसका। जी अच्छा जी। ला 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 ला, ये लो जी सामान। अमजद, तूने फिर सौदे में से पैसे मारे हैं ना? और नहीं पागल, ये बेगम साहबा ने मुझे खुद दिए हैं। सच कह रहा है? सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। अच्छा हाँ। फिर ठीक है। अच्छा ये बता, हाँ? वैसे ये क्यों दिए हैं पैसे? बस बेगम साहबा ने कहा तुम रख लो, मैंने रख लिए। वैसे अमजद, ये बेगम साहबा कितनी चंगी है ना? हाँ सच, हमारी बेगम साहबा बहुत अच्छी है। हमारी बेगम साहबा इतनी अच्छी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा के लिए सलामत रखे। आमीन। मेरे भी ना दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। अमजद और जीनत ने जो कहानी पुलिस को सुनाई, उससे तो यही साबित हो रहा था कि बिल्कीस अमजद और उसकी बीवी का बहुत ख्याल रखती थी। वो इस बात पर परेशान थे कि उनकी इतनी अच्छी मालिकन का कत्ल हो गया था और उनको ऐसी शफीक मालिकन कहीं मिलने वाली अब तो नहीं थी। अब पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। लेकिन फिर अचानक ज़ैनब ने एक वाकया बयान कर दिया, जिससे पुलिस को तफ्तीश में आगे बढ़ने में मदद मिल गई। अच्छा, तो वो मुसलसल तुम्हें नवाजा करती थी? हाँ जी, गाहे बगाहे वो नवाजती रहती थी जी। वो पहले माँ जी 4000 रुपया तो तनख्वाह के अलावा ही बन गए थे। अच्छा, कुछ और? कुछ खास? मुझे ये बताओ, बल्कीस बीबी का अपने बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक था? बहुत अच्छा जी। रोज रात को नमाज के बाद
उनसे बातचीत करके ही सोती थी। इसका मतलब है डकैती हुई है। ओहो, कितनी अजीब बात है जी। चंद रुपयों की खातिर अच्छे इंसान को मार दिया जाता है। एक और बात याद आई जी, पता नहीं इससे आपको फायदा होगा या नहीं। फायदा नुकसान को छोड़ो, बात बताओ क्या बात है। ओ जी, पिछले दिनों ना उनका छोटा भाई उनसे मिलने के लिए आया था। फिर क्या हुआ, कोई खास बात? जी, कुछ सख्त बातें हुई थी। किस तरह की सख्त बात? जो बात हुई है वो बताओ। वो जी, बातें कुछ जमीन के चक्कर की हुई थी जी। बातें बहुत सख्त हुई थी। उसके बाद बेगम साहबा बहुत परेशान थी जी। कलीम, चौधरी अनवर को बुलाओ, उससे ये तफ्तीश करना बनता है क्या बातें हुई हैं, क्यों हुई हैं, किस तरह हुई हैं। देख अनवर, ये जमीन अब्बा ने मेरे नाम की थी। मुझे अब इस जमीन की जरूरत है। जो तुझे दी थी वो भी कम नहीं है, उसका इस्तेमाल करना। आपा, मुझे जमीन चाहिए, मुझे आपका मशवरा नहीं चाहिए। अच्छा, तुझे अपने बेटे के कारोबार के लिए जमीन चाहिए, मेरे बच्चे क्या करेंगे? आपके बच्चे सेट हैं, इस जमीन से उनको फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, उनका विरासत में हक है। विरासत का हक बाप की तरफ से मिलने वाली जायदाद पे होता है, माँ की तरफ से मिलने वाली जायदाद पे उसका हक नहीं होता। अनवर, अगर तू बज़ीद है ना, ये सब कुछ मेरे मरने के बाद तुझे मिलेगा। चलो ठीक है, इसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वक्त आने पर मैं ये अमल कर भी सकता हूँ। जीनत के बयान ने तफ्तीश का रुख चौधरी अनवर की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि उसकी बात से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अनवर की अपनी बहन से मुलाकात ज़मीन अपने नाम कराने के लिए बिल्कीस पर प्रेशर डालना और उसको डराना धमकाना था। लेकिन क्या वाकई अनवर ने यह कत्ल करवाया था? इस बात से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, जीनत के बयान के बारे जो उसने चौधरी अनवर, जो कि बिल्कीस बेगम का भाई है, और उसके खिलाफ दिया था, पुलिस ने चौधरी अनवर की निगरानी शुरू कर दी और फिर तमाम सबूतों की रोशनी में चौधरी अनवर को थाने बुला लिया। अब क्या बिल्कीस का भाई मुजरिम साबित हो जाएगा? क्या उसी ने अपनी बहन को मारा था? क्या ये सारा मामला जमीन के हुसूल के लिए था? अगर ऐसा था तो फिर डकैती का रंग क्यों दिया गया? चौधरी अनवर का इस बारे क्या मौक़िफ़ है? ऐसा लगता है आपको अपनी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ है। यकीनन, दुख किस भाई को नहीं होता? उस भाई को नहीं होता जो ये चाहता है कि ऐसा ही हो। आप कहना क्या चाहते हैं? जय साहब, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मुझे अपने गुस्से पे काबू करना आता है। आप काबू से बाहर जा रहे हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बोले बादशाह, आपकी बहन का कत्ल हुआ है और आपने अब तक किसी पे भी पर्चा नहीं दर्ज करवाया। जी, वो मेरी मुलाजिम से बात हुई थी, मुझे उसने बताया कि आप वहां पहुंच गए, इसलिए। फिर तो आप ये भी भूल गए होंगे चौधरी साहब कि मरहूमा के कत्ल होने से कुछ दिन पहले आपकी उससे मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई थी, लेकिन उसका ये मकसद नहीं था। मतलब हम खुद निकाल लेंगे चौधरी साहब। आप सिर्फ ये बताएं कि आपने अपनी बहन को जान से मारने की धमकी दी थी कि नहीं? धमकी दी थी, मगर अगर मगर को छोड़े चौधरी साहब,
मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने अपनी बहन को किस बंदे से मरवाया है? मैं मानता हूं कि मैंने उसको मारने की धमकी दी थी, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया और ना मैंने उसको कत्ल करवाने की कोशिश की है। जमीन आपको चाहिए थी ना? जी मुझे चाहिए थी, लेकिन इस तरह नहीं। फिर किस तरह? देखिए थानेदार साहब, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका यह मकसद हरगिज नहीं होता कि वो एक दूसरे को कत्ल ही कर दें। ठीक है चौधरी साहब, मान लेते हैं, मगर ये याद रखिएगा, दुनिया भर में जायदाद के लिए जितने भी कत्ल होते हैं उनके पीछे बहन भाइयों का हाथ होता है। आप जा सकते हैं, मगर याद रखिएगा शहर छोड़ के नहीं जाना। मुझे बहन की डेड बॉडी कब मिलेगी? मिल जाएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद। आपको नहीं, मरहुमा के बच्चों को। इस पे नजर रखो, इसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। चौधरी अनवर तो खुद पर हर्फ नहीं आने दे रहा था, लेकिन पुलिस को उस पर पूरा शक था कि वो इस सारे मामले में मुलव्विस है। सबसे अहम बात ये थी कि मुलाजिमीन इस बात के गवाह थे जो चौधरी अनवर ने अपनी बहन को धमकी दी थी। यही वजह थी कि ना तो पुलिस अपने शक को डामाडोल होने दे रही थी और ना चौधरी अनवर को बचने का मुनासिब रास्ता सुझाई दे रहा था। क्या कातिल एक भाई था अपनी बहन का? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं। मेरा ख्याल है कि अब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, बस जरा हालात बेहतर हो जाने दो, फिर मैं तुझे क्लियर कर दूंगा। और कितना सब्र करना होगा? बस थोड़ा सब्र और जरा मामला ठंडा होने दो। देखो, मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारा काम तो कर दिया है, लेकिन मैं इस शहर से अब जल्दी निकलना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं अभी अभी पुलिस को फेस करके आ रहा हूँ, उनको पक्का शक है मुझ पर। और कितना इंतजार करना होगा? जब तक पुलिस का शक खत्म ना हो जाए। तुम्हें तो पता है कि अगर थोड़े से पैसे भी मैंने इधर उधर किए तो फौरन नोट कर लिए जाऊंगा। ख्याल करना कहीं पुलिस के चक्कर में मुझे ही ना गोली करा देना। बेफिक्र रहो, मुझे पता है कि तूने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। ओके ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ओके, तुम मुझे फोन नहीं करना, मैं खुद तुझसे रब्ता करूंगा, वरना खुद भी मारे जाओगे और मुझे भी मरवाओगे। वो फिक्र ना कर, इतना तो मुझे भी पता है, बस ख्याल रखना, भूल ना जाना। तुझे तो पता है कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, जो वादा कर दिया सो कर दिया। ये हुई ना बात। ठीक है, अब मैं निकलता हूं। हाँ ठीक है। पुलिस ये भी सोच रही थी कि अगर ये काम चौधरी अनवर ने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया था, लेकिन कोई तो था जिससे बिल्किस बीबी का करीबी ताल्लुक था, क्योंकि इस वारदात के पीछे जो भी था और उसका कुछ तो रिश्ता था बिल्किस से। अभी पुलिस भी मुश्किल में नजर आ रही थी क्योंकि कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका शक अभी भी मुलाजिमों और चौधरी अनवर पर मौजूद था, लेकिन किसी भी ठोस सबूत के साथ ही उन पर हाथ डाला जा सकता था। तुम्हें क्या लगता है कलीम? सर हो सकता है वाकई डकैती का वाकया हो सकता है। सर तकरीबन 6 करोड़ नकदी और ज्वेलरी निकाली गई। मेरी उनके बेटों से बात हुई। बहुत बड़ा हाथ मारा है। जिस किसी ने भी हरकत की है उसने वाकई बहुत बड़ा हाथ मारा है। सर मेरे ख्याल से घर में इतनी मालियत नहीं होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते? ठीक कहते तुम। सर आपको किसी पे शक है? भाई का जमीन वाला मामला भी बहुत टची है।
और सर उनके मुलाजमों के बारे में मेरा ख्याल है वो कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट हो रहे हैं। लग तो रहा है, लेकिन गरीब लोगों का यही मसला है कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। यानी भाई और मुलाजम शक के दायरे में मौजूद है। लेकिन डकैती वाला मामला भी काबिल गौर है। तुम एक काम करो, जी सर। अपने इलाके के तमाम डाकुओं की लिस्ट बनाओ, उन्हें पकड़ो और उल्टा लटकाओ। अगर किसी ने यह हरकत की है तो वो जरूर बकेगा। ओके सर। दौरान तफ्तीश एक काम और करो, वो कुएं के करीब उस वक्त जितने भी फोन एक्टिव थे उनकी जियो फेंसिंग करो। ओके सर। और हाँ, चौधरी अनवर और मुलाजमीन पर कड़ी नजर रखो। अगर तो इस मामले में उनका हाथ हुआ तो कोई ना कोई गैर जरूरी हरकत वो जरूर करेंगे। ठीक है सर। जाओ। पुलिस के हाथ कुछ भी लगता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिन पर शक था उनके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं थे। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने टेक्निकल तरीके से जांच पड़ताल करने का फैसला किया और उसके लिए मौका वारदात पर मौजूद फोन नंबर्स की जियो फेंसिंग रिपोर्ट लेने का सोचा। इसका फायदा आने वाले वक्त में इस केस के हवाले से होगा या नहीं। चलो ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ कलीम, कोई अपडेट? जी सर, चौधरी अनवर बहुत मोहताज चल रहा है। यानी कि दाल में कुछ काला है, उस पर खास नजर रखो। जी सर। वो जियो फेंसिंग का क्या बना? जी सर, वो सुन लो, जी बोलो। गुड, ठीक है, हाँ मुझे नंबर भेज दो। हाँ बोलो। सर लोकेशन पर मौजूद तीसरे नंबर की तस्दीक हो चुकी है। गुड, वेरी गुड कलीम। उस फोन नंबर की मौजूदा लोकेशन ट्रेस करो, इसके नाम पर है और उसकी पूरी डिटेल नादरा से निकलो। आप फिक्र ना करें, तीसरा नंबर जिसके नाम भी होगा उसको मैं उठा लूँ सर। बिल्कुल उठाओ, वो ही बताएगा कि ये कत्ल क्यों किया। वैसे वो चौधरी अनवर और वो मुलाजिम, क्या नाम है उसका, अमजद, उनके फोन क्या कहते हैं? सर उनके फोन चेक करवाए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं। कौन खास है कौन आम, ये तो तीसरे बंदे को पकड़ने से ही सामने आएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। सर मैं निकलूं? मुझे अच्छी खबर चाहिए। इंशाअल्लाह। सर एक गुड न्यूज है सर। जी सर, तीसरा नंबर ट्रेस हो गया। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जो तरीका अब अपनाया था उससे एक रिजल्ट तो सामने आ गया था। यानी एक फोन नंबर ऐसा मिला था जो उस वक्त वहां मुतहरिक था। एक ऐसा नंबर सामने आया था जो ना तो बिल्किस बीबी का था और ना ही अमजद का था। ये किसी तीसरे बंदे का था। क्या वो किसी डाकू का नंबर था या फिर चौधरी अनवर के भेजे हुए किसी बंदे का था? ये अब बहुत जल्द सामने आने वाला था, लेकिन इससे पहले तमाम हकाइक से पर्दा उठाए हम लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले पुलिस के हाथ एक नंबर आ गया था और पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करने के बाद मुजरिम को उठा भी लिया और हवालात में उसकी तफ्तीश शुरू कर दी थी। वक्त आ गया था कि इस डकैती और कत्ल के राज से पर्दा हटे। बोलते ना नाम क्या है, बोल। ओ जी रफीक जी, सब प्यार से पीका पीका कहते हैं। ओए, किराए का कातिल है तू? ओ नहीं साहब जी, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ बस। सच सच बताओ, सच सच बता, किसके कहने पे कत्ल किया है? ओ जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सब अपनी मर्जी से किया। चौधरी अनवर को जानता है तू? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ओए कलीम। जी सर। ओए क्या कहता है तू?
सर इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये फिर ही बोलेगा। वो क्या है जी? वो क्या है, वो बड़े बड़े मुजरिमों को जब करते हैं ना तोते की तरह बोलते हैं। तोता छोटा सा डकैत है, छोटा सा। ओए कलीम, जी सर। क्या है खंजर मंगा? वो क्या सर? ओ रुको रुको, क्या बोल, नहीं तो सर तेरे कान नोक हर चीज तेरी काट देंगे, बोल। ओए कलीम, लगता है इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा कर, इसके दोनों कान काट दे। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सबके, मैंने सब कुछ किसके कहने पे की है। बड़ा समझदार है ये, इसने अपने कान बचा लिए हैं। बता बोल। वो साहब जी, वो बस ये पकड़ा जाने वाला मुजरिम फीका एक आम चोर और डकैत था, लेकिन इस वारदात में उसके हाथों कत्ल भी हो गया था। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की, लेकिन बाद में दबाव पड़ने पर वो वारदात के पीछे मुलव्विस इंसान का नाम बताने को तैयार हो गया था। कौन था फीके के पीछे जो बिल्किस बीबी को मरा हुआ देखना चाहता था? फीके ने किसका नाम लिया था जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी? कहीं चौधरी अनवर की पोल तो नहीं खुल गई थी? जो ड्रामा रचाया गया था उसका मरकजी किरदार भी सामने आ चुका था। हाँ शरीफ आदमी, तुम तो कहते थे कि बिल्किस बीबी के लाडले नौकर हो, और मुझे तो तुम पे पहले ही शक था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत कोई नहीं था, इसलिए तुम बचे हुए थे। बोलो, सच सच बताओ। बस सर जी, थोड़ा लालच आ गया था जी। थोड़ा लालच? ओए, तुमने उस शरीफ औरत को कत्ल नहीं किया, उसके भरोसे का खून किया है। तुम तीनों ही पार्टनर थे या चौधरी अनवर का भी हाथ था तुम्हारे सर पे? नहीं जी, उसका नाम तो हमने अपने ऊपर शक हटाने के लिए लिया था। ओए, बड़े चालाक मुजरिम हो। ओए, हम तो अभी तक चौधरी अनवर को मुजरिम समझ रहे थे। हैं? नहीं जी, वो दोनों बहन भाइयों ने जमीन की बात करके ना हमारा रास्ता ही साफ कर दिया था। इसलिए तुमने माल के साथ साथ जमीन के कागजात भी चुराए। नहीं साहब जी, जमीन के कागजात हमने नहीं चुराए जी, वो तो हमने दूसरी जगह पे रख दिए थे, क्योंकि वो हमारे काम के नहीं थे। ये बताओ कि कितने का हाथ मारा था मिलके? नहीं, 6 करोड़ का जी, जेवरात की मालियत समेत। शराफत का लबादा ओढ़कर जो लोगों को लूटते हैं, उनसे मुझे सख्त नफरत है। सर इसको देखें, कितनी मासूम दिखती है, गांव से आई हुई है, बिल्किस मैडम का एतमाद जीतकर ताकि उसका माल लूट सके। मुझे ये बताओ, जब तुम आसानी से वो रकम लूट सकते थे, तो उस शरीफ औरत को कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सच में साहब जी, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मुजरिम सामने आने के बाद इंसानियत से भरोसा ही उठ गया था। यानी लोग जिनके बारे ये समझ रहे थे कि वो मजलूम हैं, अब पता चलने पर उनका मकरू चेहरा देखने को दिल नहीं कर रहा था। पुलिस खुद भी हैरान थी। अब बाकी रह गया था कि उन्होंने बिल्किस बीबी को मारा कैसे था, उनको रहम क्यों नहीं आया था।
बुढ़ी अम्मा, हम तो घर लूटने आए थे और सोचा था तुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तू तो सामने आ गई। तो अब देखो ना माँ, अभी आपने हमें देख लिया, अब क्या है कि आपको मरना तो पड़ेगा ही। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। बेगम साहिबा, आपने जो अलमारी में करोड़ों रुपए की जायदाद रखी है ना, और चैन की नींद सोती है, हम वो भी ले उड़ेंगे। मैं अपने बच्चों की हक हलाल की कमाई तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। बेगम साहिबा, मैं भी देखती हूँ वो कैसे नहीं लेके जाने देती। चलो बात पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना ही खुदा मिला ना ही विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। और जिस माल की खातिर तुमने उस शरीफ औरत को कत्ल किया, वो माल भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सका। सर अब इनका क्या करना है? करना क्या है, इनका बयान रिकॉर्ड कराओ, तफ्तीश करो और कोर्ट में जमा करा दो। ओके सर। साहब जी, अभी केस तो नहीं ना बना जी? मैं तो सर कहता हूँ कि लूटा हुआ माल आधा आधा कर ले। साहब जी, 3 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। ईमानदार आदमी को रिश्वत देते हो? एक बात याद रखना, हर पुलिस अफसर रिश्वतखोर नहीं होता और किसी इंसान की जान का कोई मोल नहीं होता। मैं किसी जान का सौदा नहीं कर सकता। है कलीम? जी सर। इन पर एक दफा और लगाओ। कौन सी सर? एक ईमानदार पुलिस अफसर को रिश्वत देकर केस का रुख बदलने की कोशिश की। हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जिस इंसान पर आपको भरोसा होता है वही आपको धोखा देता है। खून के रिश्ते तो इंसानी तख्लीक के अवाल से ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते आए हैं और क़यामत तक एक दूसरे का बुरा चाहते रहेंगे। लेकिन भरोसे का रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है और जब भी बन जाता है तो इसके लिए इंसान अपने खूनी रिश्तों से भी बढ़कर करता है। बिल्किस बीबी भी अमजद और जीनत पर उनकी ज़ाहिरी शराफत देखकर भरोसा कर बैठी थी। पैसा देखकर उनके दिल में लालच आ गया था और इस लालच ने भरोसे के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया था। चौधरी अनवर की बदजुबानी ने काफ़ी देर तक पुलिस को अपने पीछे लगाए रखा, लेकिन आखिर पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच गई। अमजद और जीनत डकैती की प्लानिंग और कत्ल में मुलव्वस होने की चार्जशीट के मुस्तहिक पाए, जबकि फीके पर डकैती और कत्ल के जुर्म की पादाश में चार्जशीट बनाई गई। नाज़रीन, अपना और अपने रिश्तों का हमेशा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के मान।